नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रस्तावना का अर्थ। प्रत्येक राष्ट्र का संविधान अपना एक निर्देशक दर्शन रखता है जो प्रस्तावना में उल्लेखित रहता है। इसमें कुछ आस्थाएं, मान्यताएं, सिद्धांत आदि होते हैं जिन पर राज्य के संविधान का ढांचा तैयार किया जाता है। भारतीय संविधान का पूरा सार या दर्शन प्रस्तावना में निहित है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में प्रस्तावना के महत्व व इसकी उपयोगिता बताई है। प्रस्तावना हमें यह बताती है कि संविधान के प्राधिकार के स्रोत क्या है, कि संविधान किन स्रोतों से बना है। साथ ही ये भी बताती है कि संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है, तो प्रस्तावना क्या होती है। किसी भी देश में जो संविधान बनाया जाएगा उस संविधान में क्या बातें होंगी, किन उद्देश्यों को लेकर के, किन लक्ष्यों को लेकर के वो संविधान बनाया गया है, उन सब का जो ढांचा है या उन सब की जो रूपरेखा है, वो उन सब का पूरा सार जो है वो किस में होता है, वो प्रस्तावना में निहित होता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। तो ये इस प्रकार संविधान की जो प्रस्तावना है उसका अर्थ बताया है यहाँ पे। अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर हम प्रभाव देखते हैं, किन किन दूसरे अवयवों का भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा है। प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है। संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम कह सकते हैं प्रस्तावना होना कोई नवाचार नहीं है। इससे पहले भी अमेरिकी संविधान में सबसे पहले हम प्रस्तावना को लिखित रूप में पाते हैं। उसके अलावा जो भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया हम देखें उसमें जो 1919 का अधिनियम है उसमें भी प्रस्तावना का उल्लेख हमें मिलता है। इसी तरह भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित हम मान सकते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम प्रस्तावना के रूप में समझ सकते हैं। ज़्यादातर बातें वही हुबहू इसमें ली गई हैं, उसी का सार रूप जो है इसमें प्रस्तुत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भावनाएं हैं वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया संविधान में जो बातें बताई गई है, जो भाषा हम कहें भाषा, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, उसकी प्रस्तावना से ली गई है। संविधान की प्रस्तावना पर आधुनिक युग की 3 महान क्रांतियों, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति व अमेरिकन क्रांति का प्रभाव भी पड़ा है। इन क्रांतियों के माध्यम से जो आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कही गई थी, उनका भी निश्चित ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर प्रभाव हमें नज़र आता है। अब भारत का जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसका हम एक बार यहाँ पे देखते हैं क्या उसमें कहा गया है। सबसे पहले कहा गया जो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
यह है भारतीय संविधान की उद्देशिका या जिसे हम कहें प्रस्तावना। तो 26 नवंबर 1949 को ही इसे जो है लागू कर दिया गया था। जैसे मैंने बताया कि कुछ अनुच्छेद जो हैं वो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका में बताई गई हैं। अब आगे देखते हैं, इन्हीं जो सारे तत्व इसके अंदर बताए गए उनको हम थोड़ा विस्तार देते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना के मुख्य तत्व, सबसे पहले जो नाम आया हम भारत के लोग, तो उसी से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर विशेषताओं की बात करें, प्रमुख तत्वों की बात करें, तो पहला जो तत्व नजर आता है हमें वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुसत्ता भारत की जनता में निहित है। हम भारत के लोग से यहाँ यही आशय है कि संविधान का निर्माण करने वाले भारत की जनता है। संविधान ब्रिटिश संसद की देन नहीं है। प्रभुता से तात्पर्य है कि राज्य को स्वतंत्र अधिकार है। तो जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात कहेगी उसका अर्थ है कि भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान बनाया गया है और अब हमारे ऊपर किसी दूसरे राज्य का अधिकार नहीं है। दूसरा जो तत्व है वो है समाजवादी। समाजवादी शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द का अर्थ है कि भारतीय राज व्यवस्था का जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, वो है समाजवाद स्थापित करना। इस समाजवाद को जो साम्यवाद उस समय शीत युद्ध काल में चल रहा था उससे हमें नहीं जोड़ना है, ये उससे अलग है। इसका अर्थ यही निकाला गया है कि समाजवाद के जो उद्देश्य हैं समाजवाद के, सब पूरे समाज को साथ लेकर चलने की बात वो इसमें शामिल की गई है। और इसे जब संविधान लागू हुआ तब इसी वजह से शामिल नहीं किया गया था इस शब्द को, क्योंकि उस समय इसका दूसरा अर्थ निकाला जा सकता था। अमेरिका सहित दूसरे देश ये न समझ ले कि भारत साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों की सोच रखता है, इसीलिए इसको बाद में जाकर के इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जोड़ा गया। तीसरा जो तत्व हमें नजर आता है वो है पंथ निरपेक्षता। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य विभिन्न धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। आगे जब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि सभी धर्मों के प्रति इसमें समान दृष्टिकोण अपनाया गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये नहीं है कि धर्म से यहाँ पे विमुख नहीं होना है, सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करने की बात। और ये कहा गया है कि राज्य का स्वयं का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं कई सारे देशों का ईसाई धर्म है, कई सारे देश ऐसे हैं जिनका इस्लाम धर्म है। तो राज धर्म कोई भी नहीं होगा और सभी धर्मों के प्रति जो है समानता का व्यवहार किया जाएगा, उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाएगा, ये बात इसमें कही गई है। चौथी विशेषता जो हमें नज़र आती है वो है लोकतांत्रिक स्वरूप। लोकतंत्र का अभिप्राय है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुमत के आधार पर चुने हुए जनता के प्रतिनिधि शासन संचालन करते हैं, अर्थात कि शासन का अंतिम स्रोत जो है वो जनता में निहित माना जाए। तो भारत एक लोकतंत्र भी है और भारत साथ में पांचवी विशेषता देखें तो एक गणराज्य भी है। इसका अर्थ है कि भारत में जो राज्य का अध्यक्ष है वो ब्रिटेन की भांति वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वह एक निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। तो लोकतांत्रिक है और साथ में गणराज्य भी है। आगे देखें, छठा जो तत्व हमें नजर आता है वो है न्याय। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात इसमें कही गई है। न्याय के अभाव में समानता व स्वतंत्रता के आदर्श केवल सैद्धांतिक बनकर रह जाते हैं। इसमें सभी का हित निहित है। सामाजिक न्याय का यहाँ अर्थ है कि समाज में किसी व्यक्ति के समक्ष भेदभाव नहीं किया जाए। आर्थिक न्याय का अर्थ है उत्पादन व वितरण के साधनों का समाज हित में उपयोग। राजनीतिक न्याय का अर्थ है सभी व्यक्तियों को व्यवस्था में भाग लेने का अधिकार। अगला तत्व देखें हम तो वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता व्यक्ति की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाते हुए उन परिस्थितियों की मांग करती है जिनमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है। स्वतंत्रता को यहाँ पे स्वतंत्रता हो या समानता हो, इनको नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही अर्थों में यहाँ लिया गया है। समानता
अगला जो तत्व है समानता का अर्थ है अवसर व स्थान की समानताओं को स्वीकार किया गया है। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। तो स्वतंत्रता हो या समानता हो, इसको राज्य के अंतर्गत ही रखा गया है। ऐसा नहीं है कि राज्य के अलावा जो है इसमें जो है व्यक्ति राज्य से बढ़कर के स्वतंत्रता की मांग यहाँ पे कर ले। अगला जो तत्व है वो है बंधुत्व। इसका अर्थ है सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधना। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसे प्राणी मात्र के प्रति बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए। ये उनकी सोच थी संविधान निर्माताओं की। 10वां जो तत्व है वह है राष्ट्रीय एकता व अखंडता। संविधान के प्रस्तावना में अखंडता जो शब्द है वो बाद में जाकर के 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। अखंडता शब्द का अर्थ है विघटनकारी तत्वों पर रोक लगाना। तो एकता के साथ में अखंडता शब्द का भी इसमें जो है उपयोग किया गया है। जो अंतिम जो तत्व हम देखते हैं वो है व्यक्ति की गरिमा। इसका अर्थ है प्रस्तावना में यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि भारत में व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाएगा। जैसे संविधान में सभी नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, तो मूल अधिकारों के माध्यम से, नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जो भी प्रस्तावना में निहित भावनाएं हैं उनको कैसे हम समाज में लागू करेंगे वो उनके द्वारा बताया गया है। तो ये थे प्रमुख तत्व। अब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो 1973 में हुआ, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है। तो इसको एक भाग भी माना गया है। ऐसा नहीं है कि संविधान जो है उसको अलग रखा जाए, तो इसको एक भाग माना गया है जिससे इसमें प्रेरणा ली जा सकती है, उसमें संशोधन करने का भी इसमें बात कही गई। अब बात करें निष्कर्ष की, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रस्तावना में संपूर्ण संविधान की झलक दिखाई जाती है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों की झलक हमें दिखाई देती है। इसके माध्यम से हम संविधान की मूल भावना को समझ सकते हैं। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व सभी तत्व निहित हैं। तो प्रस्तावना एक रूप से हम कह सकते हैं कि पूरा संविधान का सार हमें प्रस्तावना में दिखाई देता है। जिन उद्देश्यों को लेकर के संविधान बनाया गया है वो उद्देश्यों का उल्लेख हमें प्रस्तावना में नज़र आता है। तो ये था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। धन्यवाद।